हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। देखिए सी टेट का जो सेकेंड पेपर है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। क्यों हार्ड? इसलिए होता है कि आता तो क्वेश्चन आप लोग के 6, 7 और यर्थ से ही, आपके एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन जो आप लोग का एनसीईआरटी बेस है ना, वो मजबूत ना होने के कारण थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जो आपका ये सीज़न होने वाला है ना, इसमें आप लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन आता कैसा है, पूछता कहाँ से है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप लोग के 2 से 3 4 क्वेश्चन जो डाउट होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के अगर वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के सी टेट का है कि केबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान किस आपके निम्नलिखित में से किस झील पर संबंधित है। देखिए अगर झील पूछेगा किस झील से संबंधित है तो आप लोग बोलेंगे लोकटक झील। अगर यहीं पे पूछ देगा कि केबुल लामजाओ जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो आपके राज्य मणिपुर में। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछ दे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ आपके राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, तो आप लोग यही बोलेंगे केबुल लामजाओ। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग, अगर एक क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन यहाँ से 3 टॉपिक आप लोग के क्लियर हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम आप लोग को पता है कि 2009 में आया था। लेकिन ये पूछ रहा है कि इन अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व कब था, तो आप 20 अक्टूबर को ये देखिए लागू हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि लाया कब गया था, तो आप लोग कहेंगे 2 फरवरी 2006 में लाया गया। ठीक है, और अगर इसका कार्य पूछ देगा तो कार्य इसका क्या है, तो ग्राम पंचायत का है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि इसका दायित्व क्या है, तो कार्य इसका ग्राम पंचायत का है। तो 20 अक्टूबर को ये लागू हुआ 2009 में। लाया कब गया, तो आप बोलेंगे 2 फरवरी 2006 को, और इसका कार्य जो है आपकी ग्राम पंचायत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल कैसा होना चाहिए। तो बच्चे का जो है जीवन कैसा होना चाहिए, तो बाहरी जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। 2005 एनसीएफ यही बोलता है, और इसके अध्यक्ष आपके क्या है, तो यशपाल है, और निदेशक क्या है, तो आपके कृष्ण कुमार है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा आपके अध्यक्ष कौन थे, तो यशपाल, और निदेशक कौन, तो कृष्ण कुमार। और आपके जो 2005 का एनसीएफ है वो बोलता है कि जो बच्चे हैं उनका सामाजिक जीवन के संदर्भ में ये सुझाता है कि उनका जीवन जो है बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, आप अपनी इन्वायरमेंट से मतलब बच्चों का जीवन जोड़ सकते हैं। देखिए कुछ होता है ना, अगर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं आप लोग, तो किताबी ज्ञान को न रटाकर अगर आप लोग कुछ बेसिक ऐसे खेल के माध्यम से, किसी कार्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से अगर आप लोग सिखाते हैं तो बच्चे जो है ना अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ये सोचे कि किसी चीज़ का प्रेशर देके बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो वो हमारी गवर्नमेंट भी मना करती है, हमारा आर्टिकल भी मना करता है, 21 में हमारे जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो भी मना करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे का जो जीवन होना चाहिए ना, बाहरी जीवन से अनुभव, जो बाहरी अनुभव होता है ना हम लोग का, उससे मतलब कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस द्वीप पर स्थित है। तो आप लोग बोलेंगे, अगर द्वीप पूछेगा तो द्वीप है चिराओ। अगर आप लोगों से यही पूछ देगा कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है, और राज्य कौन सा पड़ेगा, तो गोवा पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ देगा सलीम अली सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है उसे बोला जाता है बर्ड मैंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी टॉपिक याद रखेंगे आप लोग का। एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग के क्लियर हो रहा है। ठीक है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस में लिखे गए हैं, तो आप सबको पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि और अशोक शिलालेख में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है, ये लिखा किस में गया है, तो आपके ब्राह्मी लिपि में। और अगर पूछेगा तो किस शिलालेख से मिलता है, तो आपके अशोक के शिलालेख से मिलता है। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, इस स्थान को कहा जाता था। ये आपकी सी टेट का क्वेश्चन है, और ये सी टेट का ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है कि आप लोग देखेंगे PYQ में कम से कम 2 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये उसको क्या बोला जाता था, मंडप बोला जाता था। जो आरंभिक हिंदू होते थे उनके मंदिरों का एक हॉल होता था। ठीक है, अगर आप लोग NCERT 6th NCERT पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते थे उसको मंडप बोला जाता था, उस स्थान को क्या बोला जाता था, तो मंडप बोला जाता था। ठीक है,
विनय पिटक ग्रंथ जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के जो आचरण होते हैं। सुत्त पिटक एक जो आप नियम से जुड़ा हुआ है। अभिधम, अभिधम अगर आप लोगों को पूछेंगे तो इसमें सिद्धांत। तो अगर जो आप लोग के विनय पिटक है तो किससे? तो आपके आचरण से जुड़ा हुआ है। सुत्त पिटक आपके उसमें नियम मिलेगा और अभिधम जो है उसमें सिद्धांत मिलेंगे। तो अगर 3 क्वेश्चन आप लोग के 3 टॉपिक यहाँ पे क्लियर इसलिए हुए कि अगर यहाँ पे विनय पिटक पूछा था, अगर आप लोगों से पूछ दे कि सुत्त पिटक में क्या मिलता है तो इसमें आपके बौद्ध धर्म के नियम बताए गए हैं। और अगर आपसे अभिधम पूछ देगा, अभिधम जो आपके पिटक है क्या है, तो उसमें आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। ठीक है, तो विनय पिटक में आचरण मिलते हैं, सुत्त पिटक में नियम मिलते हैं, अभिधम में आपके सिद्धांत मिलते हैं। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी जो है हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो आप लोग याद रखेंगे संस्कृत में। बाणभट्ट में राजधानी उनकी क्या थी आपके हर्षवर्धन की? तो कन्नौज थी। और सभा इन लोगों का जो होता था कहाँ होता था? तो आपके प्रयागराज में होता था। 3 टॉपिक क्लियर हुए। अगर पूछेगा कि दरबारी कवि जो इनके बाणभट्ट थे उनकी जीवनी जो हर्षचरित है, हर्षचरितम है, ठीक है, ये हर्षचरितम है, निम्नलिखित में से भाषाओं में से किस में लिखी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे संस्कृत भाषा में। इसकी राजधानी जो है आपके जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज थी। और इनका जो सभा होता था ना अक्सर ये प्रयागराज में होता था। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए निम्नलिखित में से सही मिलान का। तो देखिए ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के मंडल में देखिए स्थल मंडल जो है आपके इसमें चट्टानों एवं खनिज से बना होता है। जल मंडल क्या है? तो जल के विभिन्न स्रोत मिलते हैं। वायुमंडल जो है वायु की पतली परत होती है। और जैव मंडल जो होता है पादप एवं जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तो अगर स्थल मंडल तो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। जल मंडल क्या होता है? तो जल के विभिन्न स्रोत मिले होते हैं। वायुमंडल वायु की पतली परत जो होती है। और जैव मंडल जो होता है पादप एवं जीव जंतु से बना होता है। हमारा जो सौर परिवार है निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। तो क्या क्या आते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, ये सारे आपके सीटेट के PYQ हैं। ठीक है, अगर सौर परिवार का पूछेगा तो बता ले जाएंगे ना कि सूर्य होगा, ग्रह होगा, उपग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ठीक है, छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे लद्दाख। ठीक है, ये यहाँ की धार्मिक यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका कारण जो है, तो यहाँ धार्मिक कारण, भाषाई कारण, सामान्य इन लोगों का भोजन, जीवन शैली और एक चीज़ और, यहाँ पे केसर सागा नाम का एक गाना होता है। ठीक है, केसर सागा जो कि बहुत ही पूछा जाने वाला। ठीक है, यहाँ के जो तिब्बती लोग होते हैं ना तो यहाँ पे केसर सागा नाम का एक गाना गाते जाते हैं। और जो यहाँ पे तिब्बती यात्री जो बौद्ध यात्री होते हैं यहीं से गुजरते हैं। ठीक है, तो केसर गाना सागा जो गाना है वो गाते जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पूछेगी कि छोटे तिब्बत जो लद्दाख है वो अगर वहाँ से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो धार्मिक रूप से ये लोग अलग हैं, भाषाई रूप से अलग हैं। इन लोग का भोजन जो है सामान्य रूप से इनकी जीवन शैली भी अलग है। और यहाँ जो गाना होता है केसर सागा जो यहाँ के बौद्ध यात्री होते हैं वो गाते जाते हैं। ठीक है, तो केसर सागा। यहाँ पर देखिए आरंभिक नगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो यहाँ पे देखिए जो आरंभिक नगर ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते चलेगा। यहाँ पे देखिए आरंभिक कुशल संग्राहक जो थे जानवरों का आखेट करते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। चलिए यहाँ के जो आपके आरंभिक संग्राहक थे क्या थे? तो आप लोग बोलेंगे कुशल संग्राहक थे जो जानवरों का आखेट करते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। सुलेमान और करथर पहाड़ियाँ जो है लगभग आपके बोलेंगे 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना हुआ आरंभ किया गया। वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान जो है विंध्य के उत्तर में स्थित है। और आप लोग बोलेंगे वो कोल्डीहवा और लहुरा देव जो है आपके लहुरा देव और मेहरगढ़ वहाँ का स्थान आता है। ठीक है, और कोल्डीहवा आपके है कहाँ? तो आप लोग उत्तर प्रदेश बताएंगे। ठीक है, कृषि का विकास अगर पूछेगा तो मेहरगढ़,
सुलेमान और करथर पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर पूर्व में कृषि का विकास कब हुआ था? तो गारो की पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के पास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पे पूरा बुक नहीं है, यहाँ पे जितने टॉपिक्स आप लोग के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो सारे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी हूँ। और समझ लीजिए आप लोग के लिए रामबाण है अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से इसे रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये 6, 7 और 8th जो NCERT सीरीज़ है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, समझ लीजिए ना। जिसका सीटेट सेकेंड पेपर नहीं निकल रहा है ना, वो अभी टाइम है। अगर आप लोग इससे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 6 और 7 और 8 का जो NCERT है उसे आप लोग अच्छे से स्टोरी के टॉपिक वाइज पढ़ जाइए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कोल्डी हवा जगह जो है आपके यूपी में है। कृषि का विकास मेहरगढ़, सुलेमान, करथर पहाड़ियाँ से हुआ था। उत्तर पूर्व में कृषि का विकास जो है गारो की पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी के पास हुआ था। आरंभिक नगर कौन कौन से हैं? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास लगभग आप 47,000 वर्ष पहले बने थे, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियां जो हैं तो उनके किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों का विकास हुआ था लगभग आपके 2500 साल पहले, ठीक है। गंगा व सोन नदी जो है आपके प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार है, गंगा दक्षिण में था। तो अगर आप लोगों से पूछेगा तो गंगा व सोन नदी के पास क्या है, तो प्राचीन में जो आपका मगध, जो कि वर्तमान में भी बिहार के नाम से जाना जाता है, तो वो है जो कि गंगा के दक्षिण में था, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, कृषि का विकास मेहरगढ़, सुलेमान, करथर पहाड़ियों पर। उत्तर पूर्व में कृषि का विकास गारो की पहाड़ियाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी के पास। और आरंभिक नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास हुआ था लगभग आपके यहाँ तो 4700 वर्ष पहले बने, मतलब 4700 वर्ष पहले बने थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों किनारे जो है समुद्री तटवर्ती इलाकों का विकास हुआ था। और 2500 साल पहले जो है गंगा व सोन नदियाँ हैं प्राचीन काल में मगध, जो अभी वर्तमान में है बिहार, वहीं पे है, जो गंगा के दक्षिण में था। तो ये भी टॉपिक यहाँ पे आया था कि जो गंगा है दक्षिण में था कि उत्तर में था, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए बोलती हूँ एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। ये सही करके लाई हूँ और ये आपके सीटेट में पूछा था तो वहाँ पर उत्तर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ टॉपिक ध्यान से रहेगा, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहेगा वो कन्फ्यूज नहीं होंगे ना आप लोग। यहाँ पे देखिए महाभारत जो है, महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछेगा महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग बता ले जाएंगे कि महाभारत जो है हमारा, महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इंडिया शब्द जो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो है आपके सिंधु, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग आपके 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों जो थे उनके द्वारा दिया गया था शब्द। ये जो हिंडोस और इंडोस है, तो जो आपकी 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी लोग थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। जिसे आप इंदोस या इंदोई कहेंगे। और सप्त सैंधव प्रदेश जो है आपके ऋग्वेद से मिलता है। आर्य लोग के साथ जो है जन और विष लोग आए थे, जो आर्य लोग आए थे हमारे देश में, उनके साथ कौन आए थे, तो जन और विष आए थे। जम्बूद्वीप क्या है, तो जामुन के वृक्षों वाला द्वीप, जो मालाबार, जिसे प्लम भी बोला जाता है, ठीक है, मालाबार या प्लम कहा जाता था। तो जम्बूद्वीप जो है जानू के, मतलब अगर आपसे पूछेगा कि जम्बूद्वीप का अर्थ क्या होता है, तो जामुन के वृक्षों वाला द्वीप, अथवा उसे मालाबार या प्लम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को। सप्त सैंधव ऋग्वेद और आर्य लोग के साथ कौन आया था, तो जन और विष आए थे। और जम्बूद्वीप का अर्थ क्या होता है, तो जामुनों के वृक्षों वाला द्वीप, जो मालाबार प्लम कहा जाता था। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर इसलिए समाप्त करेंगे कि अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं एक और टॉपिक आप लोगों को, ये जितने भी मतलब आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन हाँ आप लोगों के सपोर्ट पे, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूं, और मैं आप लोग का एक भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फिजूल एक भी नहीं जाता होगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ सच में ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग थोड़ा सा ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। क्लास बढ़िया लगे तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग।